वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग साइक्लो कन्वर्टर देख रहे थे और उसमें अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर था, है ना, जो सिंगल फेज को सिंगल फेज में ही कन्वर्ट करता था और फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करता था। इसके अलावा दो और टाइप हैं साइक्लो कन्वर्टर के। एक है थ्री फेज टू सिंगल फेज जो कि थ्री फेज सप्लाई को सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करता है। और दूसरा है मतलब तीसरा है थ्री फेज टू थ्री फेज। तो थ्री फेज टू थ्री फेज वाला नहीं देखना है आपको, थ्री फेज टू सिंगल फेज वाला जो है वो देखिए। मतलब कि थ्री फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर ब्रिज टाइप। स्टेप डाउन है मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाएगा, टाइम पीरियड को बढ़ाएगा। तो मान लीजिए कि अभी जो हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी घटाएगा, फ्रीक्वेंसी हाफ चाहिए। मतलब अभी जो हमारा आउटपुट वोल्टेज हमको चाहिए वो Fs/2 चाहिए, या कह सकते हैं जो आउटपुट टाइम पीरियड चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ Ts चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ Ts। देखिए अगर हम ये थ्री फेज सप्लाई जो अपना है इसको देखें तो चाहे ए फेज हो, बी फेज हो, सी फेज हो, तीनों का टाइम पीरियड कितना है 360 डिग्री, है ना। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 360 पे एंड कर जाएगा। लेकिन इस साइक्लो कन्वर्टर की मदद से जो थ्री फेज को हम सिंगल फेज में बदलेंगे उस आउटपुट सिंगल फेज का टाइम पीरियड कितना होगा, ओरिजिनल का डबल। मतलब ओरिजिनल है 360 डिग्री तो उसका डबल मतलब 720 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब टोटल 720 डिग्री में 360 डिग्री पॉजिटिव साइकिल होगा और 360 डिग्री नेगेटिव साइकिल होगा, है ना। समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। इसमें इस टॉपिक में आपको थोड़ा हेल्प लेना होगा थ्री फेज कन्वर्टर वाला जो टॉपिक था उसमें। जैसे देखिए यहाँ देखिए इसका सर्किट कैसा है। जब हम लोग पढ़े थे थ्री फेज कन्वर्टर तो सिर्फ एक ही, जैसे ये है ना P1 P3 P5 P2 P6 P4, बस एक से ही, मतलब इतना ही इसको अगर हटा दें, एन वाले को हटा दें तो सिर्फ इतना ही था आपका थ्री फेज कन्वर्टर, जो कि थ्री फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। और उसमें हमने देखा था कि किस टाइम पे कौन कौन थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो जैसे कि देखिए ये जो, लेकिन ये जो थ्री फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है या थ्री फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप जो साइक्लो कन्वर्टर होगा, दोनों का सर्किट सेम है। सर्किट इज सेम, सर्किट सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। जो यहाँ पर है वो यहाँ गया एंटी पैरेलल में है, ये दोनों, है ना। ये ऊपर की तरफ है तो ये पूरा नीचे की तरफ है। स्टेप अप में भी वही होगा, बस गेट सिग्नल देने के सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है। अब देखिए हम ये कह रहे थे कि जैसे कि देखिए अगर हम इस P वाले की बात करें जो कि पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो किसी भी इंटरवल पे कौन कौन थायरिस्टर ऑन होगा ये कैसे पता चलता है। तो इसमें जो ये ऊपर वाले हैं ये तब ऑन होते हैं, मतलब जिस फेज का पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा उसके थायरिस्टर इनमें से कोई ऑन होंगे, और जिस फेज का निगेटिव में सबसे ज्यादा होगा उसमें इनमें से कोई ऑन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम 0 से 30 में देखें, 0 से 30 में तो पॉजिटिव की बात करें तो रेड वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, जीरो से 30 में रेड वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, और रेड वाला सबसे ज्यादा है तो अब देखिए रेड वाला कौन सा है, सी फेज है। अब देखिए कि सी फेज से पॉजिटिव में कौन कनेक्टेड है, तो सी फेज से पॉजिटिव में कनेक्टेड मतलब ऊपर वाले में कनेक्टेड है P5। तो इसका मतलब है कि 0 से 30 डिग्री में P5 फॉरवर्ड बायस होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है P5। ठीक है, सिमिलरली इस 0 से 30 पीरियड में निगेटिव, जैसे ये तीनों पॉजिटिव हैं, ये तीनों निगेटिव वाले हैं, तो 0 से 30 में निगेटिव में कौन होगा पॉजिटिव, मतलब निगेटिव में कौन होगा फॉरवर्ड बायस,
तो जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, तो 0 से 30 में देखिए ए फेज, बी फेज, सी फेज, सब में सबसे ज्यादा निगेटिव है बी फेज। तो बी फेज से जो नीचे कनेक्टेड होगा P6 वो होगा फॉरवर्ड बायस, जो हम यहां लिखे हैं P6। अब हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि यहां से करंट ऐसे आ रहा होगा C से, P5 फॉरवर्ड बायस से P के थ्रू जा रहा होगा, यहां लोड में ऐसे आ रहा होगा, और रिटर्न के लिए फॉरवर्ड बायस से P6 तो B में जा रहा होगा, और वोल्टेज कितना मिल रहा होगा लोड को, VCB है ना, VCB मिल रहा होगा, समझ में आ रही है। तो उसी तरह से हम लोगों ने ये सबको यहाँ ऊपर जो पॉजिटिव ग्रुप वाले को यहाँ लिख दिया है, यहाँ से यहाँ में आप देख रहे हैं VA सबसे ज्यादा होगा, और VA से कनेक्टेड कौन है पॉजिटिव वाले में P1, तो हमने क्या लिखा P1, फिर यहाँ से यहाँ में P3, P5, ये चलता रहा। सिमिलरली निगेटिव में देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये B वाला सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो B से निगेटिव में कौन कनेक्टेड है, P6 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या है P6 है। सिमिलरली P2, P4, तो ये है इस तरफ वाले का P1, P पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर का ये, और ये हम लोगों ने कन्वर्टर में देखा था। अब साइक्लो कन्वर्टर में, अब देखिए कन्वर्टर जो था वो तो डीसी में कन्वर्ट कर देता था, है ना, हमको यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर करना है जो कि 3 फेज एसी को सिंगल फेज एसी में कन्वर्ट करे, तो एसी तो चाहिए, ठीक है, तो एसी चाहिए, इसलिए हमने एंटी पैरेलल में ये एन वाले को लगाया है। अब देखिए जब भी ये पी वाले में से कोई भी फॉरवर्ड बायस होगा, हमेशा आउटपुट को वोल्टेज या आउटपुट को करंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, सपोज आप ले लेते हैं P5, P4, तो P5, P4 अगर लेंगे तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और रिटर्न होगा 4 से CA, VCA वोल्टेज मिलेगा। तो अगर ये जब फॉरवर्ड बायस होंगे P वाले, तो हमेशा वोल्टेज इसी डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन अगर इधर वाले कोई फॉरवर्ड बायस होंगे, जैसे देखिए सिमिलरली देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे 0 से 30 में पॉजिटिव ग्रुप में से P5 फॉरवर्ड बायस है और इसी में से P6 फॉरवर्ड बायस है। सिमिलरली 0 से 30 में C सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, C पर C सबसे ज्यादा पॉजिटिव, C से पॉजिटिव कौन कनेक्टेड है, N5, तो N5 फॉरवर्ड बायस होगा। सिमिलरली B से जो निगेटिव में है N6 फॉरवर्ड बायस होगा। अब देखिए N5 N6, अगर N5 N6 कंडक्ट करेगा तो करंट का फ्लो लोड से कैसे होगा, अगर N5 ये N5 ऐसे जाए कंडक्ट करेगा तो N5 से करंट ऐसे जाएगा इधर ऊपर और फिर N6 से रिटर्न। यानी कि जब भी आपको आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ चाहिए, आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ चाहिए, तो आप P वाले को फायर कीजिए, मतलब देख करके कौन फॉरवर्ड बायस है ना, P वाले को फायर कीजिए। और जब भी आपको निगेटिव हाफ चाहिए, तो आप N वाले को फायर कीजिए। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपको 4 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 पॉजिटिव ग्रुप के, 2 निगेटिव ग्रुप के, किसी भी टाइम पे। हम कह रहे हैं मान लीजिए आर्बिट्ररी टाइम ले लेते हैं, ये वाला, ये कितना एंगल है 390 डिग्री, ये वाला लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये तो खैर बाउंड्री है, फिर भी थोड़ा सा अगर इधर आ जाए तो यहाँ पे देखिए तो P5 P6 फॉरवर्ड बायस है और सिमिलरली N5 N6 फॉरवर्ड बायस है। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपको 4 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस मिलेंगे। अगर आपको आउटपुट का पॉजिटिव हाफ चाहिए तो आप P वाले को गेट पल्स दे दीजिए, और अगर आपको आउटपुट का निगेटिव हाफ चाहिए तो आप N वाले को गेट पल्स दे दीजिए। अब देखिए कि ये साइक्लो कन्वर्टर कैसे काम करता है। देखिए उसी के लिए मैंने ये बनाया। हम लोग अभी 0 से 30 की बात नहीं कर रहे हैं, 0 से 30 की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग 30 से इधर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हम लोग को सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है तो पहले हम लोग पॉजिटिव साइकिल लेते हैं, उसके बाद निगेटिव। अब देखिए 30 से लेकर के, यहां देखिए 30 से लेकर के 120 तक तो P1 फॉरवर्ड बायस है, लेकिन 30 से लेकर के 90 तक P6 फॉरवर्ड बायस है। तो 30 से 90 तक कौन कंडक्ट करेगा, P1 P6 कंडक्ट करेगा, P1 P6।
मतलब ये क्या है, मतलब ये है कि 30 पे हमने P1 को पल्स दिया और P6 तो पहले से ही ऑन था, है ना, तो P6 पे हमने मतलब 30 पे हमने P1 को पल्स दिया और 30 पे हमने P6 को भी पल्स दिया। P6 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस था, हमने 30 पे P6 को भी पल्स दिया। ये P1 P6 30 से लेके 90 तक कंडक्ट कर रहा है। 90 के बाद P6 रिवर्स बायस हो जाएगा, P2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओके 30 से 90 तक, 30 से 90 तक आपका ये P1 P6 चलेगा। अच्छा P1 P6 चलेगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा देख लीजिए, P1 ऐसे लोड में जाएगा ऐसे और P6 से रिटर्न होगा, ऐसे P1 और P6 से रिटर्न, तो कितना वोल्टेज मिला VAB। और जो हम लोग देख चुके थे कन्वर्टर में कि जो वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो हमने देखा था कन्वर्टर में, बिल्कुल उसी तरह का वोल्टेज आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना, और ये क्या है, ये है VAB। ठीक है, कुछ इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा कि अब आगे बढ़े। देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि हमको टाइम पीरियड को क्या करना है, डबल करना है। पहले पॉजिटिव हाफ 180 डिग्री का होता था, है ना, और नेगेटिव हाफ 180 डिग्री का। अब हमको पॉजिटिव हाफ को 360 डिग्री तक ले जाना होगा, मतलब 30 से स्टार्ट किए हैं तो 390 तक, यानी यहां तक पॉजिटिव हाफ रहेगा और उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद यहां से लेकर के 90 से लेकर के 150 तक, 90 से लेकर के 150 तक P1 और P2 फॉरवर्ड बायस है। 90 से 150 तक P1 और P2 फॉरवर्ड बायस है, P1 P2, वोल्टेज कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और P1 P2 का वोल्टेज कितना होगा, P1 और इधर से इधर, इधर से इधर, VAC, करंट का डायरेक्शन नीचे ही रहेगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव ही रहेगा, VAC। तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, VAC। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़े। अभी तो मात्र 120 डिग्री हुआ है ना, 30 से स्टार्ट 100। अब इसके आगे 150 से लेकर के 210 डिग्री तक P3 P2, क्योंकि 150 पे P1 रिवर्स बायस हो जाएगा, P3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहां से लेकर के 150 से लेकर के यहां तक P3 P2, और P3 P2 है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये B से स्टार्ट हुआ, P3 फॉरवर्ड बायस, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे ऐसे, P3 P2 VBC, P3 P2 VBC, VBC। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़े। अब यहां के बाद अब आगे यहां तक P3 P4, P3 फॉरवर्ड बायस है और P4 फॉरवर्ड बायस है, तो ये यहां तक P3 P4। ठीक है, और वोल्टेज कितना, VBA। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां के बाद देखिए P5 P4, P5 P4। ठीक है, P5 P4, P5 P4, और यहां पे VCA। ये हो गया, तो 60 120 180 240 300 तक तो पहुंच गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है P5 P6 है, यहां तक P5 P6। ठीक है, P5 P6, और P5 P6 की बात करें तो VCB, P5
P6 VCB VCB। अब देखिए 60 120 180 240 300 360 पहुंच गए। अब यहां पे ये जो है ठीक है, ये 360 डिग्री, ये 1 मिनट, तो देखिए ये आपको 390 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए सही भी है क्योंकि 30 से स्टार्ट किए थे और 390 तक पहुंचे, तो 360 डिग्री तो हो गया हमारा। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा वोल्टेज है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो वोल्टेज है, ये हमको पॉजिटिव हाफ मिल गया। 360 डिग्री का पॉजिटिव हाफ हमको ये मिल गया, 360 डिग्री का पॉजिटिव हाफ। VAB VAC VBC जो भी है, VAB VAC VBC VBA VCA VCA पॉजिटिव हाफ मिल गया। अब इसके बाद है ना, इसके बाद अब हमको नेगेटिव हाफ चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री पॉजिटिव हाफ मिल गया, तो हमको नेगेटिव 360 डिग्री और नेगेटिव चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इस इंस्टेंट के बाद अब आपको नेगेटिव हाफ चाहिए, तो अब इस इंस्टेंट के बाद 390 डिग्री के बाद अब नेगेटिव हाफ के लिए हम P वाले पार्ट को फायर करना छोड़ेंगे, N वाले पर आएंगे। तो अब यहां पे देखिए इसके आगे के लिए आपको N1 को फॉरवर्ड बायस करना होगा और N6 को फॉरवर्ड बायस करना होगा, है ना। यहां से देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक N6 है, N1 N6 चलेगा, N1 N6 चलेगा। तो जैसे ही आप N1 को और N6 को आप पल्स देंगे, इधर से करंट इधर आएगा इधर, और करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज खुद ब खुद पलट जाएगा। तो N1 ऐसे और N6 यानी VAB जो यहाँ पर P1 P6 का था, वोल्टेज वही रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब पोलरिटी पलट जाएगी। N1 N6 VAB, ठीक है, ये हो गया और ये वैल्यू कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है, ये भी वही है VAB, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखें, N1 N2 चलेगा यहां तक जहां तक N1 है, N1 N2, और N1 N2 का मतलब VAC, N1 N2 का मतलब VAC, जैसे यहां पर था VAC P1 P2, ठीक है। उसके बाद अगले 60 डिग्री के लिए N3 N2, तो ग्राफ इधर जगह कम के कारण ये हो गया, बट आप समझ रहे हैं, N3 N2, और N3 N2 का मतलब P3 P2 के जैसा VBC, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो N3 N2 के बाद अगले में N3 N4, मतलब N3 तो फॉरवर्ड बायस था ही, यहां के बाद N4 को फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस तो होगा ही, गेट पल्स देंगे N4 को यहां पे, तो हो जाएगा आपको N3 N4, और ये जो है, ठीक है, और ये N3 N4 का वोल्टेज होगा आपको VBA, ठीक है। नेक्स्ट N5 N4, N5 N4, और N5 N4 होगा VCA, ठीक है, हो गया। और नेक्स्ट देखिए 60 120 180 240 300, एक और स्टेप आएगा यहाँ पे आपको, N5 N6, एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये यहाँ पे ये जो ये है ये पॉइंट, ये यहाँ पे 720 डिग्री खत्म हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे 0 से 30 में है वही 720 से 750 में होगा। तो यहाँ पे N5 N6 यानी ये तो कुछ इस तरह से होगा,
क्योंकि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी n5 n6 है, 0 से 30 में क्या है, 0 से 30 में n5 n6 है, तो उसी तरह से यहाँ भी ये VC भी होगा और उसके बाद हम इसको ये कर देंगे और यहाँ भी मतलब ये मतलब इधर से आया है VC और इधर फिर और उधर से फिर स्टार्ट हो जाएगा VAB। तो कुछ इस टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा अगर आप इस तरह से सीक्वेंस से आप अगर फायर करेंगे तो, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ओरिजिनल टाइम पीरियड इतना ही है, लेकिन आपके पास जो आउटपुट टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा इतना, ये 30 से स्टार्ट होकर के 750 तक गया है, मतलब 720 डिग्री का पूरा एक पूरा टाइम पीरियड है। तो ये इस तरह से 3 फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का ये होता है प्रोसेस। बहुत सिंपल है, बस ये है कि कौन कब फायर कर रहा है, किसको कब फायर कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे N5 और N6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई, हो गया। अब इसी में सपोज ये तो स्टेप डाउन का है, इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव हाफ के लिए T वाले साइड को गेट पल्स दीजिए जब जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और ऑटोमेटिकली जब अल्फा को 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब जो फॉरवर्ड बायस होगा उसको मिल जाएगा। इस वाले को तब दीजिए जब आपको निगेटिव हाफ चाहिए। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को वैरी भी कर सकते हैं, आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बोर्ड से भी बड़ा हो जाएगा। खैर, अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है स्टेप अप। स्टेप अप, तो स्टेप अप का मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, मतलब टाइम पीरियड को घटाना। हम ये चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड अब घट जाए, मतलब पहले जो 360 डिग्री में हमारा होता था वो अब 180 डिग्री में ही एक टाइम पीरियड खत्म हो जाए। तो एक बार फिर से हम लोगों को ये इस टाइप का बनाना होगा, ठीक है ना। और इसमें देखना होगा कि क्या वैल्यूज को रखा जाए ताकि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का काम हो। देखिए यहां आपको 180 डिग्री में ही, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री में ही आपको कंप्लीट दोनों साइकिल कंप्लीट कर देना है। मतलब कि 90 डिग्री में, ये जो 90 है, 90 डिग्री में एक साइकिल को खत्म करना है। 90 डिग्री में पॉजिटिव हाफ और अगले 90 डिग्री में नेगेटिव हाफ, ठीक है। सिमिलरली फिर इधर के लिए भी होगा 180 तो 360, ये है ना, तो इधर के लिए भी वही होगा। तो अब जरा देखते हैं कि किन किन थायरिस्टर को कैसे कैसे फायर करें ताकि ये काम हो पाए, ठीक है। देखिए जरा, पहले हम लोग 180 के लिए देखते हैं। तो एक बार फिर से हम वही कहेंगे कि 0 से 30 डिग्री का भी नहीं देखते हैं, इसका बाद में देखेंगे। 30 से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 30 से आगे बढ़ते हैं मतलब 30 से लेकर के 210 तक में हमको दोनों साइकिल खत्म कर देना है। मतलब एक पॉजिटिव साइकिल 120 में खत्म कर देंगे और अगला 120 से 210 में खत्म कर देंगे। तो अब देखिए 30 से लेकर के अगर हम आगे देखते हैं तो 30 से 90 तक P1 P6 कंडक्ट करेगा। तो 30 से 90 तक कंडक्ट करेगा P1 P6, ठीक है। 30 से 90 तक कंडक्ट करेगा P1 P6। अब 90 से 120 ही हमको और फॉरवर्ड साइकिल चाहिए, 90 से 120 ही चाहिए, क्योंकि 30 से 120 में हमको पॉजिटिव खत्म कर देना है ना, 90 डिग्री में। तो अब देखिए यहाँ पे 90 पे अगर देखें तो 90 पे P6 खत्म हो रहा है, P6 फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो रहा है और P2 फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो P1 और P2 चलेगा, P1 और P2 चलेगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा कि
120 डिग्री पर ये 120 के लिए P1 और P2 ही रहेगा, लेकिन हमको करना ये पड़ेगा कि 120 डिग्री पर हमको P1 और P2 दोनों को फोर्स्ड कॉम्यूटेट करना पड़ेगा। तो ये चीज यहां भी वैलिड है जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि स्टेप अप के लिए हम लोगों को फोर्स्ड कॉम्यूटेटेड थायरिस्टर्स यूज करना पड़ता है और स्टेप डाउन के लिए नेचुरली कॉम्यूटेटेड। तो वो वहां भी था, यहां भी है, उसमें भी था, इसमें भी है, और 3 फेज टू 3 फेज में भी होगा कि स्टेप अप के लिए फोर्स्ड कॉम्यूटेटेड थायरिस्टर यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि P1 से P6 में आपको पॉजिटिव मिल जाएगा और P1 से P2 में भी पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री पर इसको फोर्स्ड कॉम्यूटेट करके बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए। तो देखिए जरा, तो 120 पे ये 120 है ना, दिस इज 120, ये है 120 पे आपका ये है 120, ठीक है। 120 पे आपका N1 और N2 फॉरवर्ड बायस है, N1 और N2 फॉरवर्ड। अब आपको नेगेटिव चाहिए, 90 डिग्री पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री नेगेटिव चाहिए, है कि नहीं। तो N1 और N2 आपका फॉरवर्ड बायस है, तो आप 120 डिग्री पर N1 और N2 को पल्स दे दीजिए। तो 120 डिग्री पर N1 और N2 को पल्स देंगे, दोनों चलेगा, लेकिन N1 मात्र 30 डिग्री ही चल पाएगा, क्योंकि उसके बाद N3 आ जाएगा। तो यानी कि 120 से 150 डिग्री तक, 120 से 150 डिग्री तक आपको N1 N2, और फिर अगले 60 डिग्री के लिए N3 N2, N3 N2। समझ आ रही बात। P1 P6, ठीक है, फिर P1 P2, क्योंकि हमको इतना ही देर में खत्म करना है, फिर N1 N2 इतना ही देर चल पाएगा, और उसके बाद N3 N2। अब इस पे जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बनेगा वो देख लीजिए और इसको खत्म कीजिए। तो पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे या फिर समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट वेवफॉर्म देख लीजिए। ठीक है, P1 P6, P1 P6 VAB, VAB, और उसके बाद P1 P2, तो ये ऐसे गया ही था P1 P2, है ना। लेकिन उसी टाइम पर हमने फिर N1 N2 को कर दिया, तो ये फिर सीधे नीचे, और फिर आपको ये N1 N2 का मिल गया, और फिर ठीक है N3 N2, ये कुछ इस तरह से पीक आएगा नीचे, उसके बाद ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, वो देखेंगे। तो यहां पे जो वोल्टेज है P1 P2 का जो वोल्टेज है वो है आपको VAC, और N1 N2 का जो वोल्टेज है वो भी होगा VAC, और N3 N2 का जो वोल्टेज है N3 VBC। और उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग फिर आगे बढ़ा के इसको करते रह सकते हैं, तो वो फिर आगे चलता रहेगा। तो मेनली हमको ये दिखाना था कि इतने ही देर में फिर से हमको पॉजिटिव हाफ मिल गया, नेगेटिव हाफ मिल गया। फिर हम आगे देख के कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से हमको P3 P4 को चलाना होगा 60 डिग्री, P3 P4 60 डिग्री चलेगा, फिर P5 P6 चलेगा 30 डिग्री, फिर फोर्स कम्यूटेट करेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे। तो हम पूरा इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, अब एक साइकिल बना दे दैट इज सफिशिएंट, पूरा बनाएंगे तो भी बन जाएगा। तो यहां पर ये दिख रहा है कि जो ये 360 डिग्री का टाइम पीरियड है ये 180 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो गई, टाइम पीरियड हाफ हो गया। तो इस तरह से वर्क करता है आपको
3 फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो आपको मैंने सिंगल फेज टू सिंगल फेज भी बताया, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ब्रिज टाइप, मिड पॉइंट टाइप, और 3 फेज टू सिंगल फेज भी बताया, स्टेप डाउन एज वेल एज स्टेप अप। इतनी जानकारी आपको साइक्लो कन्वर्टर के लिए सफिशिएंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको यहीं खत्म करते हैं और अगला चैप्टर, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चॉपर। तो हमारा अगला टॉपिक है चॉपर। वो चॉपर नहीं जोड़ता है, ये अलग चॉपर है जो स्थिर रहता है लेकिन बहुत कुछ करता है। तो चॉपर, जैसा हमने कन्वर्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि चॉपर एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। एक्चुअली इसका काम ये है कि ये जो कांस्टेंट डीसी है उसको आप कह सकते हैं वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो लोड वोल्टेज को, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको वैरी करता है ना। लोड को जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको वैरी करता है और उसको आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 मिनट तक लोड को पहले कंटिन्यूअस 10 वोल्ट मिलता था, तो ये क्या करेगा कि आप अपने नीड के हिसाब से उस आउटपुट वोल्टेज को 10 वोल्ट को 1 मिनट तक नहीं, 0.8 मिनट तक या 0.7 मिनट तक रख सकते हैं, बाकी टाइम के लिए नहीं होगा। तो क्या होगा, एवरेज वैल्यू घट जाएगी। हालांकि लोड का करंट देखेंगे कांस्टेंट रहेगा लेकिन एवरेज वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो चॉपर है इसका मेन एप्लीकेशन कहाँ होगा? मेन एप्लीकेशन होगा जहां पे लोड को वेरिएबल डीसी की जरूरत होगी, और ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां भी डीसी मोटर होता है, जहां भी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर की जरूरत होती है। तो आपने 4th सेम में जितने भी स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़े थे डीसी मोटर के, वेरिएबल रियोस्टेट मेथड या चेंज इन फ्लक्स मेथड, वो सब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहे हैं और सबकी जगह आ गया है चॉपर, जो कि बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आसानी से आपको एवरेज वोल्टेज जो डीसी मोटर को जा रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको वैरी करता है और उससे फिर स्पीड वैरी होती है, ठीक है। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ट्रॉलीज में, डीसी मोटर ट्रैक्शन में, हर जगह जहां भी क्रेन्स में, इंडस्ट्री में डिवाइसेस को लिफ्ट करने में, जहां पर भी डीसी मोटर है वहां पे अब चॉपर्स का एप्लीकेशन है। मेन पर्पस क्या है, ये डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं कि कुछ निगेटिव साइकिल आ जाएगा, डीसी डीसी में ही रहेगा, लेकिन उस डीसी की एवरेज वैल्यू को आप अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए रेगुलेटर। जैसे कि रेगुलेटर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे स्टेबलाइजर में कैसे हम लोग वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं, सिंपल, जस्ट लाइक दैट। अब चॉपर एक्चुअली क्या है, इट इज थायरिस्टर, बेसिकली ये बस थायरिस्टर है, या थायरिस्टर के जगह इसमें जब थायरिस्टर नहीं था तो लोग बीजेटी, मॉसफेट ये सब लगा के भी करते थे, लेकिन अब ये बेसिकली एक थायरिस्टर है, सिंपल। क्योंकि चॉपर क्या है, एक फास्ट ऑपरेटिंग स्विच है, बस एक ऐसा स्विच जो काफी तेजी से ऑपरेट करे और हम अपने हिसाब से उसकी टाइमिंग सेट करें कि ये कब स्विच ऑन होगा, कब स्विच ऑफ होगा। तो ये सिंपल एक थायरिस्टर है, सिंपल एक थायरिस्टर है। क्योंकि थायरिस्टर है तो हम उसको अपने हिसाब से फोर्स्ड कम्यूटेट कर सकते हैं, फिर पल्स देके चालू कर सकते हैं। तो फास्ट ऑपरेटिंग स्विच क्या होगा, एक थायरिस्टर होगा, क्योंकि हम उसको फोर्स कम्यूटेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस हमेशा है, फोर्स कम्यूटेट करेंगे बंद हो जाएगा, फिर गेट पल्स देंगे चालू हो जाएगा। तो चॉपर इज जस्ट ए फास्ट ऑपरेटिंग स्विच, ये स्विच है, ऑफ ऑन ऑन ऑफ, बस यही होता रहता है। इसके अंदर में ये थायरिस्टर का भी हो सकता है, पावर मॉसफेट, बीजेटी इनका भी हो सकता है, लेकिन अब थायरिस्टर के आने के बाद ये बेसिकली सिंपल एक थायरिस्टर है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, क्लास ए, क्लास बी हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे, लेकिन बेसिकली इट इज जस्ट ए फास्ट ऑपरेटिंग स्विच which uses simple thyristors with its commutating circuit, थायरिस्टर और उसके कम्यूटेटिंग सर्किट के साथ, तभी तो उसको ऑन ऑफ करेगा, ठीक। अब देखिए ये तो बात हो गई, लेकिन अच्छा ये जस्ट एक डीसी के ट्रांसफार्मर के जैसा है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को अप डाउन करता था, ये वोल्टेज को, एवरेज वोल्टेज को अप डाउन करता है, एवरेज वोल्टेज को।
वोल्टेज जिस समय थायरिस्टर ऑन होगा उस समय तो लोड को उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना सोर्स का है, थोड़ा बहुत इसका ड्रॉप होता है 0.5 से 2.5 वोल्ट तक, तो वोल्टेज तो लगभग लोड को उतना ही मिलेगा, लेकिन एवरेज वोल्टेज एक टाइम पीरियड में वोल्टेज वो वेरी करेगा, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में तो सीधे यहाँ से अगर आपने 11/440 का रखा है, इधर 11 तो इधर 440 हमेशा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब तक थायरिस्टर ऑन रहेगा, मतलब एक केस की, हम पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तब तक इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर रहेगा। ऑफ रहेगा तो कुछ और होगा, मतलब जीरो होगा या जो भी होगा, एवरेज वैल्यू चेंज करेगी, टोटल एवरेज वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, इसको देखेंगे, अभी आपको मन में जो भी आ रहा है सब सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके भी दो टाइप है बेसिकली वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज के टर्म में। एक है स्टेप डाउन चॉपर जो कि एवरेज वोल्टेज को घटा देता है, और एक है स्टेप अप चॉपर जो कि एवरेज वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप डाउन चॉपर ही मैक्सिमम यूज में है, इसलिए उसी को देखते हैं हम लोग, और स्टेप अप को भी देखेंगे, बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चॉपर का स्टेप डाउन चॉपर, जिसको कि बक चॉपर भी कहते हैं, बक चॉपर। स्टूडेंट लोग भग चॉपर भी कहते हैं, बट इट इज नॉट भग, इट इज बक। तो स्टेप डाउन चॉपर और बक चॉपर, देखिए इसका अगर सिंपल सर्किट बनाए एक रेजिस्टिव लोड को लेकर के, तो बहुत ही सिंपल एक रेजिस्टिव लोड को लेकर बनाते हैं, Vs ऐसा भी कर सकते थे। और चॉपर एक्चुअली है तो एक स्विच थायरिस्टर्स का बना हुआ, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, और उसमें एक स्विच को दिखा दिए, तो यही क्या है, चॉपर। एक रेक्टेंगल डॉट डॉट करके इसके अंदर आपने स्विच को दिखा दिया, तो इट इज चॉपर, दिस इज चॉपर, बिकॉज चॉपर इज बेसिकली ए फास्ट ऑपरेटिंग स्विच। ठीक है, और उसके बाद हम ले रहे हैं एक रेजिस्टिव लोड, अभी आपको समझाने के लिए। आर आई आउटपुट, वी आउटपुट। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जो सप्लाई वोल्टेज है Vs, ये टाइम के साथ, यहां तो ओमेगा नहीं, टाइम के साथ कांस्टेंट है। सप्लाई वोल्टेज टाइम के साथ तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, सप्लाई वोल्टेज टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब हमको देखना है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, अब देखिए जिस समय आपका ये चॉपर ऑन रहेगा, तो जो यहां का वोल्टेज है वो यहां वोल्टेज आएगा। हालांकि चॉपर में 0.5 से लेकर, अलग अलग चॉपर की बात करें, 2.5 वोल्ट तक का वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन नोट्स में है, लिखेंगे भी इसके इंट्रोडक्शन में कि इट कैन हैव वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम 0.5 टू 2.5 वोल्ट, क्योंकि थायरिस्टर क्या है, उसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें कुछ ड्रॉप होगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम लोग करेंगे भी, तो न्यूमेरिकल्स में जब तक ये नहीं कहें कि इसका इतना ड्रॉप है उसको लीजिए, तब तक हम लोगों को अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। अपने मन से नहीं मान के चलना है कि चलो एवरेज 0.5 से 2.5 का एवरेज 2 हो गया, 2 लेकर, ऐसा मतलब डिफरेंस 2 हो गया तो 2 लेना, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन में आपको कहेगा, अगर उसको मन होगा तो इट विल से दैट 1 वोल्ट लीजिए, 1 पॉइंट करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन इसका ड्रॉप इस रेंज में होता है। अभी हम इस ड्रॉप को नेग्लेक्ट मान के चलना है। तो जब ये ऑन रहेगा तो जो यहां का वोल्टेज है वही यहां का वोल्टेज हो जाएगा, है ना, ये Vs है अगर, तो जब तक ये ऑन है तब तक ये वोल्टेज रहेगा। और जब आपने इसको ऑफ कर दिया, मैंने जैसे कहा इट इज अ फास्ट ऑपरेटिंग स्विच। अब मान लीजिए ये थायरिस्टर है, तो ये थायरिस्टर तो हमेशा फॉरवर्ड बायस है कि नहीं, लेकिन हम इसको फोर्स्ड कम्यूटेट करके ऑफ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऑफ कर दें, अगर हम इसको ऑफ कर दें, ठीक है, तो इतने देर तक ऑन रहा, इसको कहते हैं टी ऑन, ठीक है।
ऑफ कर देंगे तो उतने देर तक जब ऑफ हो जाएगा तो इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा, है ना। फिर थोड़ी देर तक अगर ये ऑफ रहा और उसके बाद फिर हमने इसको गेट पल्स दे दिया, फॉरवर्ड बायस तो है, गेट पल्स दे दिया, फिर ऑन हो गया, तो फिर ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हम लोग कर रहे हैं कि ये क्या हम लोग, तो इस तरह से ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एवरेज वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। पहले सीधे सीधे इतना वोल्टेज मिलता था, अब हम ये कर रहे हैं, फिर कम कर, तो एवरेज वैल्यू को चेंज करने से आपके मशीन की स्पीड, आपके मशीन पे जो फोर्स लग रहा है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इस तरह से वो चेंज होगा और मशीन की स्पीड वैरी होगी। यही चॉपर का काम है, सिंपल, जो मोस्ट सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं, है ना, कि ये लोड को जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको वैरी करता है, किस तरह से, ऑन ऑफ होकर के, सिंपल। अब अगर रेजिस्टिव लोड है तो करंट का भी वेव फॉर्म कुछ इसी तरह का बनेगा, है ना। अगर ये इस तरह का है, मतलब करंट है, सॉरी प्योरली अगर रेजिस्टर है तो ये भी इतने देर तक ऑफ, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Vs अपॉन आर, Vs अपॉन आर। हालांकि ध्यान रखना है कि ये जो V आउटपुट है ये Vs के बराबर तभी होगी जब हम इसके वोल्टेज को नेग्लेक्ट करेंगे। अगर इसके वोल्टेज को लेंगे तो यहाँ पर Vs नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगी जो कि Vs से कम होगी, और I आउटपुट भी क्या होगा, Vs नहीं होगा, Vs से कुछ कम बाई R होगा। तो ये एक आपको मैंने बताया थोड़ा सा जो भी फिगर है कि किस तरह से चॉपर का वर्किंग है और किस तरह से एवरेज वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने जस्ट एक सिंपल वे में समझा है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल पैरामीटर्स पर। तो सबसे पहले है वी आउटपुट एवरेज। वी आउटपुट एवरेज देखिए यहाँ से यहाँ ये टी ऑन का पीरियड है जब तक ऑन था थायरिस्टर, और ये ऑफ का है, ये पूरा मिला करके कहलाता है टी, टोटल टाइम पीरियड, टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये टोटल टाइम पीरियड है जिसको चॉपिंग पीरियड भी बोलते हैं, चॉपिंग पीरियड। और F इक्वल टू 1/T, और ये कहलाता है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। तो डीसी में ऐसे तो फ्रीक्वेंसी 0 है, लेकिन जब चॉपर का यूज करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी आती है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 1/T है, 1/T टोटल जो टाइम पीरियड है उसका 1/T करेंगे तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कहलाता है। खैर वी आउटपुट एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, 1 टोटल टाइम पीरियड जो कि T है, इंटीग्रेशन 0 से T Vs इंटू dt, यही एवरेज का फॉर्मूला है। अब 0 से T में तो वोल्टेज है नहीं, सिर्फ 0 से T ऑन में है, तो इसको लिख सकते हैं 1/T 0 से T ऑन Vs इंटू dt। अब इसको अगर करें तो ये हो जाएगा T ऑन बाई T इंटू Vs। तो V आउटपुट एवरेज कितना हो जाएगा, T ऑन बाई T इंटू, आपको जितना एवरेज वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से आप T ऑन को वैरी करके या जो भी टाइमिंग थायरिस्टर को ऑन करने का है उसको करके इसको वैरी कर सकते हैं। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि V आउटपुट एवरेज को अल्फा इंटू Vs भी बोला जाता है, जहां अल्फा किसके बराबर है, T ऑन बाई T के, और इसको कहा जाता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल क्या है, अल्फा, और ड्यूटी साइकिल किसके बराबर है, T ऑन बाई T, जो कि ये टाइम है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या कहलाता है, ड्यूटी साइकिल, T ऑन बाई T। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका क्या हो सकता है, 1/T को F लिखें तो F इंटू T ऑन इंटू Vs। ये भी पूछता है कभी कभी कि V आउटपुट एवरेज को फ्रीक्वेंसी और इसके टर्म में कैसे लिखेंगे, 1/T F हो गया तो F इंटू T ऑन इंटू Vs। ध्यान में रखना है ड्यूटी साइकिल है T ऑन बाई T। खैर, तो ये हो गया आपको V आउटपुट एवरेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे I आउटपुट एवरेज।
तो सेकंड देखिए आई आउटपुट एवरेज, आई आउटपुट एवरेज, आई आउटपुट एवरेज ध्यान से समझना है। देखिए आई आउटपुट एवरेज क्या होगा, आई आउटपुट एवरेज मतलब वी आउटपुट एवरेज बाई आर, वी बाई आर, और वी आउटपुट एवरेज क्या है, अल्फा बी एस बाई आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बी एस बाई आर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं टी ऑन बाई टी इंटू बी एस बाई आर, दिस इज आई आउटपुट एवरेज। आपको ये सब चीजों को याद रखना पड़ेगा फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ये हो गया थर्ड। तीसरा जो टर्म है वो है वी आउटपुट आर एम एस, आउटपुट आर एम एस इक्वल टू रूट 1/t 0 से t बी एस स्क्वायर डी टी, 0 से t ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t ऑन बाई टी, वी एस बाहर आ जाएगा, वी आउटपुट आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर अल्फा इंटू वी एस, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, रूट अंडर अल्फा इंटू वी एस। एवरेज क्या होता है, अल्फा वी एस, और आर एम एस क्या होता है, रूट अंडर अल्फा इंटू वी एस। आइए एक दो और टर्म है उनको देख लेते हैं। देखिए ये जो दो है ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। ये P इनपुट और वो P आउटपुट दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। कब, जब आपके थायरिस्टर में या चॉपर में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो तब। अगर चॉपर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, अगर नेग्लिजिबल है, तब तो ये दोनों चीज सेम आ जाएगा। लेकिन अगर चॉपर में कुछ ड्रॉप है तब सोचिए कि क्या दोनों सेम आएगा, क्योंकि आउटपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर है जो कि आप लोड को दे रहे हैं, और इनपुट पावर है जो कि सोर्स से दे रहे हैं, जो सोर्स दे रहा है। अगर थायरिस्टर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप है, इसका मतलब थायरिस्टर में कुछ रेजिस्टेंस है, और इसका मतलब थायरिस्टर में कुछ लॉस है। तो उस कंडीशन में आउटपुट पावर कम होगा, इनपुट पावर ज्यादा होगा, है ना। तो अगर थायरिस्टर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तब तो इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों सेम होगा। लेकिन अगर थायरिस्टर में लॉस है तो दोनों में डिफरेंस होगा। तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कैसे निकालते हैं वो देखिए। एवरेज निकालना है, पावर इनपुट एवरेज, इसलिए हमने वही तरीका अपनाया, 1/t 0 से t Vs इनपुट पावर है, इसलिए हमने क्या किया Vs, ठीक है, Vs इनटू करंट। तो करंट तो आई आउट, ये तो सीरीज में है तो आई आउटपुट और आई एस की कोई बात ही नहीं है। Vs इंटू आई आउटपुट। कुछ लोग ये भी करते हैं कि सर ये वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम आप करते, तो ये तो आप एनर्जी निकाल लें, यहाँ डिवाइडेड बाई टाइम भी है, तो ये पावर ही निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ताकि एवरेज पावर निकले, एवरेज इनपुट पावर। एक टाइम पीरियड में हमने एवरेज कितना दिया पावर, ठीक है, तो इसके लिए ये हो रहा है। तो इनपुट पावर है इसलिए वोल्टेज तो सोर्स ही रहेगा, लेकिन आई आउटपुट करंट। अब हम ये मान रहे हैं कि यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है चॉपर का, ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, अगर ये क्लोज जब है तो यहां का वोल्टेज क्या होगा, Vs माइनस Vc, Vs में से Vc का ड्रॉप होगा, वही V आउटपुट मिलेगा। तो करंट जो आई आउटपुट होगा, जो लोड से जाएगा, वो कितना होगा, V आउटपुट बाई आर ही तो होगा। जो लोड से करंट जाएगा वो क्या होगा, V आउटपुट बाई आर, और यही यहां से भी होगा, ठीक है। तो इनपुट पावर जो है वो हम लिख रहे हैं Vs इंटू IO इंटू dt, सोर्स वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, मतलब आई आउटपुट और आई एस ये सब सेम ही चीज है, इनपुट करंट या आउटपुट करंट बोथ आर सेम, ठीक है। तो Vs इंटू आई आउटपुट इंटू dt, ठीक है। अब ये t तक तो है नहीं, t ऑन तक, इसलिए t ऑन कर दिए, Vs ही रहा, और आई आउटपुट क्या हो जाएगा, V आउटपुट बाई आर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, t ऑन बाई टी इंटू Vs इंटू V आउटपुट बाई आर। अगर इसकी वोल्टेज 0 है तो ये हो जाएगा सीधे क्या, Vs स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि उस केस में V आउटपुट इक्वल टू Vs होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट पावर अगर आपसे पूछे तो अल्फा जनरली परसेंटेज के टर्म्स में देता है 50%, 80%, तो वो इंटू Vs इंटू V नॉट बाई आर, ठीक है। और आउटपुट में 1/t 0 से t V आउटपुट इंटू आई आउटपुट, यहाँ पर V आउटपुट इंटू V आउटपुट बाई आर, तो ये हो जाएगा P आउटपुट इक्वल टू अल्फा इंटू V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया आपको चॉपर का, इनपुट एवरेज पावर, आउटपुट एवरेज पावर, ठीक है। इसके तो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सोर्स को यहां से देखने पर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, क्योंकि ये भी है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा।
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, उससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस सोर्स से देखने पर कितना दिख रहा है, वही क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो उसको हम लिख सकते हैं Vs अपॉन आई नॉट, टोटल रेजिस्टेंस। आई नॉट को लिख सकते हैं अल्फा Vs अपॉन आर, पीछे डिराइव कर चुके हैं, तो Vs बेस कट जाएगा R बाई अल्फा, ये है इनपुट रेजिस्टेंस R बाई अल्फा। एक और बात बताना भूल गया, अगर इसमें कुछ ड्रॉप है तो P इनपुट और P आउटपुट अलग अलग होगा, ऑब्वियसली P आउटपुट कम होगा, तो इसका ड्रॉप आप कैसे निकाल सकते हैं, इस दोनों को माइनस करेंगे वहां से निकल जाएगा। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, आउटपुट बाय इनपुट, और इनपुट रेजिस्टेंस होगा। तो इसके साथ आप जरूर ही इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग बूस्ट चॉपर जो स्टेप अप है और इसके अलग अलग जो क्लासेस हैं वो पढ़ेंगे।